नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा मीटिंग की। बैठक में योजनाओं की प्रगति और लोगों तक पेयजल सुविधा पहुंचाने के काम पर चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाने और योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर भी बात रखी और कहा कि दोनों यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कांवड़ यात्रा चूंकि वैसे तो कांवड़ पूरे माह भर चलेगा अभी, लेकिन कल तक जो कांवड़ था वो ज्यादा रस वाला होता है, ज्यादा संख्या वाला होता है। पूरे देश भर के कांवड़ यात्री यहाँ आते हैं। हम लोग पूरी प्रयास करते हैं कि उनके अच्छा यहाँ पर प्रबंध हो, अच्छी उनकी व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वो रहती है। और इस बार की कांवड़ यात्रा ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, संख्या की दृष्टि से भी बनाया है और सुरक्षित यात्रा भी हुई है। सभी ने प्रशंसा की है। मैं पूरे मेला प्रशासन को, कांवड़ मेला में लगे हुए जिला प्रशासन को, वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, सभी जितने भी हमारे विभाग इस कांवड़ में अपना प्रबंध में लगे हुए थे, व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, जो इसके आयोजक थे, सभी जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सबने सहयोग करके कांवड़ यात्रा का सफल संचालन किया। देखिए, चारधाम यात्रा चूंकि हमारी एक आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु इस पर आते हैं, इसलिए हर दृष्टि से हम लोग पहले से उसकी समीक्षा करते हैं, पहले से उसकी तैयारियां करते हैं। जैसे ही यात्रा समाप्त होती है उसके बाद हम अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। इस बार भी हमने किया है और इस बार एक रिकॉर्ड बना है और लगभग 5 लाख के लगभग ज़्यादा लोग अभी तक यात्रा में पिछले वर्षों की तुलना में आ गए हैं। अभी सितंबर माह से, चूँकि 15 सितंबर के बाद जब मानसून कम हो जाएगा तो और ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। तो इस बार एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शक्ति फार्म में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत बंग भवन से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पहुंची। तिरंगा यात्रा से पहले बंग भवन में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इसके बाद कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंग गया। ये सौभाग्य मिला हमारे संगठन द्वारा एक कार्यक्रम, एक मुहिम शुरू की है, हर घर तिरंगा हर घर झंडा। और उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारी महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, संगठन में जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम सभी मिलकर आज ये झंडा तिरंगा का जो कार्यक्रम था इसको हमने सफल बनाया। एक रैली निकाली और इसका महत्व बताया कि स्वतंत्रता दिवस में अब आने ही वाला है स्वतंत्रता दिवस, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमने तहत किया। आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र का विकास और हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें लगी है ये भी हमारे क्षेत्र में लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हर घर तिरंगा के तहत 9 तारीख से 15 अगस्त तक एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें हर घर तिरंगा, जिस तिरंगा की शान में, जिस तिरंगे की आन में हम लोग नगर पंचायत शक्तिगढ़ की तरफ से भी एक भव्य तिरंगा 120 फीट का यहाँ बहुत जल्द स्थापित करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र को जिस प्रकार से तिरंगामय कर रखा है हम लोगों ने, ताकि युवा पीढ़ी में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने जो जवान शहीद हुए हैं उनके सम्मान के प्रति मान सम्मान बना रहे। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सभी
वीर सपूतों को आज मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। सभी अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और सभी स्वतंत्र सेनानी देश आज़ाद में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपने आप को अपने पूरे परिवार को निछावर करके देश सेवा में जिन्होंने आज स्वतंत्रता में जितने लोग भी भागीदारी किया है, सबको मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली को लेकर बयान दिया और कहा कि खड़गे की रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि रैली से प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आ गया है और पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। हल्द्वानी में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे जो कार्यक्रम किया था वहाँ पे शुद्धिकरण किया गया कुछ लोगों ने। देखिए, आपने कुछ आरोप भी लगाए इसको लेकर, और क्यों लगाए, कारण क्या है? नहीं, क्या आरोप लगाए मैंने कि कुछ लोगों ने शुद्धिकरण किया है वहाँ पे, और वो कौन है, कौन लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हल्द्वानी में जिस जगह पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रदेश को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरह का अनुष्ठान किया कि हम इस जगह का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये जो भावना है, ये भावना एक सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस भावना का पुरजोर विरोध होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की दलित समाज के प्रति जो भावना है वो इस बात से बिल्कुल साफ और उजागर हो गई है। और इस प्रदेश के हमारे तमाम दलित समाज के साथी ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या सोच रखती है। जहां तक कानून की बात है, ये कानूनन भी अपराध है और नैनीताल के एसएसपी जो कांग्रेस को हमेशा नुकसान करने की नीयत से काम करते रहते हैं, उनका विवेक इस मामले में क्या कहता है, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जगह-जगह सब जा रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, आप लोगों का कुछ ऐसा प्लान है कि युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए? हमारे साथ हम लगातार युवाओं के संपर्क में हैं, लगातार हम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं और आगे और इसको और तेजी इसमें लाएंगे। हम लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि एनजीओ प्रकोष्ठ अब हर रविवार एक गांव में जाकर युवाओं से संवाद करेगा। अभियान का उद्देश्य युवाओं की समस्याएं जानना, उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और संगठन से जोड़ना है। यह अभियान इसी महीने के आखिरी सप्ताह से शुरू होने वाला है। बीजेपी का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं और कुछ लोग गांव से, अनेकी गांव से आए हुए थे, उनका ये एप्रीहेंशन है कि उनके नाम के अगेंस्ट फॉर्म 7 भरा गया है। तो उन्हें ये समझाया गया है कि फॉर्म 7 नाम काटने के लिए जब भी कोई ऑब्जेक्शन ऐसा डाला जाता है तो उसमें नोटिस जारी होता है ऑब्जेक्टर को भी और इलेक्टर को भी। कांग्रेस देखे वोट चोरी से बनी सरकार जब से राहुल गांधी ने देहरादून में छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम किया, उससे बौखला चुकी है पूरी तरह और इन्हें अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। अभी आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो रैली हुई और वहाँ के कप्तान ने जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को रोका रैली में जाने से, ये बताता है कि धामी सरकार जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनका किस तरह से हनन कर रही है और सरकारी मशीनरी का किस तरह से वो दुरुपयोग कर रही है। देखिए, जैसा कि अभी हाल ही में एसआईआर, प्री एसआईआर समाप्त हुआ है वोट को लेकर, अभी कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा फर्जी कार्य इस तरह से कराए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप 7 नंबर फार्म भर के उन लोगों के वोट कटवाइए जो दूसरे राजनीतिक दलों के, और वो काम एक पार्टी के लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। आज हमारे संज्ञान में है कि आने के गांव में 52 फॉर्म 7 नंबर भरे गए हैं और वो एक ही परिवार और एक ही कम्युनिटी के, और जिसके द्वारा भरे गए हैं वो एक राजनीतिक पार्टी यानी भाजपा का मंडल का पदाधिकारी है। उसको लेकर गांव में बहुत ज्यादा रोष था। हमने गांव के लोगों को समझाया।
और वो बीएलओज के उसमें रिसीविंग लेकर के उसको जो है आपत्ति दर्ज करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस प्रकार का वर्ग विशेष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये कृत्य कर रही है, ये बहुत घोर निंदापूर्ण है। और उसमें हमारे कहीं ना कहीं गोपी चौहान जी से जब बात हुई है, बीएलओज के माध्यम से जब बात हुई है आज सुबह, तो उन्होंने सीधे सीधे आदेश चौहान जी के ऊपर आरोप लगाया है। जब वो बौखलाहट में, वो घबराहट में उन्होंने बताया कि भाई ये जो मामला है ये आदेश चौहान जी के कार्यालय से आया है। तो मैं आदेश चौहान जी को कह देना चाहता हूँ ये बात कि भाई आदेश चौहान जी, ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट का सबका अपना अधिकार है। आप जो है फ्रेश रूप से एक अच्छे नेता के रूप में चुनाव में आए। और चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको देहरादून, जहां संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बहनों के जीवन में जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको अपने गीतों के माध्यम से आम जन के समक्ष रखने का प्रयास किया है। और मैं सच कहूं तो नेगी जी ने उत्तराखंड की आत्मा को स्वर प्रदान किया है। और आदरणीय नेगी जी ने हमारे लोक जीवन में जितने प्रकार की परेशानियां हैं, पीड़ा है, संघर्ष है, उसको, सौंदर्य को उन सुरों में ढाल कर न केवल उसे जीवंत किया है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को एक नई ऊर्जा भी देने का काम किया है। आपने चाहे वो पलायन का दर्द हो, पर्यावरण की चिंता हो, विशेष रूप से जो हमारे यहाँ की मातृशक्ति का संघर्ष है, और उस पर बहुत मार्मिक गीत रचे हैं। आपने अपने गीत संगीत लेखनी के माध्यम से न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को सुरों में पिरोकर उसे केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम किया है, प्रतिष्ठित किया है। और आपका ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़ की हवा ठंडी पानी ठंडो, ये गाना मुझे बहुत बचपन से ही बहुत पसंद था। और कभी मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं तो मैं नेगी जी से हमेशा उनसे बहुत अनुरोध करता हूं कि वो गाना जो है वो गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल पहाड़ों की वादियों में हैं। और इसे मैंने गुनगुनाने का भी प्रयास बचपन से किया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड सहित हमारे सभी हिमालय राज्य, यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। हमारे यहाँ के चाहे जागरण हो, बेड़ा हो, मांगल हो, खुदेड़, चौपाटी सहित अनेक तरह के पारंपरिक गीत, ये हमारी जीवन शैली और हमारी भावनाओं के प्रतिबिंब है जो इनके माध्यम से दिखाई देते हैं। वहीं ढोल, दमाऊ, हुड़का, मसक, तुर्री, भंकोरा जैसे हमारे वाद्य यंत्र इन गीतों को और जीवंत बनाने का काम करते हैं, हमारे जीवन में रस डालने का काम करते हैं। आजकल के हमारे बहुत सारे युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर उत्तराखंड के लोकगीतों को नए कलेवर के साथ, नए संगीत के साथ नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि वो आज जो समय बदल रहा है उसके अनुरूप भी लोगों को जो है यहाँ के गीत संगीत को नए तरीके से परोसने का काम, नए तरीके से नए कलेवर में ले जाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड की लोक भाषाओं, लोक कलाओं, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के उसके संरक्षण के लिए भी, उसके संवर्धन के लिए भी, और नई पीढ़ी को ये सारी विरासत हमारी हस्तांतरित हो, नई पीढ़ी भी इन सबको जाने, उसके लिए पूरे प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लोक कलाकारों को सम्मान का अवसर देने के लिए सूचीबद्धकरण की प्रक्रिया को सरल एवं निरंतर किया जा रहा है। अभी तक 275 सांस्कृतिक दलों और 226 एकल कलाकारों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, ताकि वो अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ उनको रोजगार के अवसर भी मिल सकें। हमारी पारंपरिक लोक संस्कृति के आधार पर ढोल, दमाऊ जैसे वाद्य यंत्रों और उनके वादकों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हर पात्र कलाकार को प्रतिवर्ष निःशुल्क वाद्य यंत्र एवं वेशभूषा भी उपलब्ध हम करा रहे हैं। साथ ही हमने लोक कला के लिए जीवन समर्पित करने वाले जो हमारे वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को, साहित्यकारों को और लेखकों को मानसिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का काम भी हमने किया है। वर्तमान में 180 कलाकार
इस योजना से लाभ ले रहे हैं। हमारी गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने के लिए लोक कलाकारों के माध्यम से 6 माह की प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपने लोक कलाकारों परंपराओं को सीखे और उसे आगे बढ़ाने का काम भी करे। इतना ही नहीं, वर्ष 2025 में दीर्घकालीन साहित्य साधना करने वाले साहित्यकारों के लिए दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से अब तक हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में 57 कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। इसी क्रम में साहित्य भूषण पुरस्कार की शुरुआत भी की गई है, जिसकी सम्मान राशि भी 5,51,000 रुपये रखी गई है। साहित्य सर्जन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2022 से लेकर अब तक 102 लेखकों को पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान, आर्थिक अनुदान भी दिया जा चुका है। इसके अलावा हमारी सरकार लोक भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हमारा राज्य उत्तराखंड केवल पर्यटन का ही नहीं बल्कि साहित्य और संस्कृति का भी राष्ट्रीय केंद्र बने। इस दिशा में कार्य करते हुए हम प्रदेश में 2 स्थानों पर 2 साहित्य ग्राम विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं, जहां पर साहित्यकारों के लिए आवास, पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र और संगोष्ठी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देहरादून का हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी और संग्रहालय जैसी पहलें हमारे इसी साहित्यिक संकल्प का हिस्सा है। हमारा प्रयास है कि हमारे सभी लोक कलाकारों को मंच मिले, साहित्यकारों को सम्मान मिले, लोक भाषाओं को पहचान मिले और हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ी रहे, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प। तो नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान समारोह से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि एनजीओ प्रकोष्ठ अब हर रविवार एक गांव में जाकर युवाओं से संवाद करेगा और ये कार्यक्रम इसी महीने के आखिरी सप्ताह से शुरू होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी फ्रंटल संगठन है सबको कुछ न कुछ कार्यक्रम दिए हैं। जहां एक और 7 मोर्चे अपने अपने मोर्चे के आधार पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, प्रकोष्ठ भी अपनी अपनी रचना के अनुरूप कार्यक्रम किए हुए। एनजीओ प्रकोष्ठ ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है कि प्रत्येक रविवार को किसी न किसी गांव में विशेष रूप से युवाओं से संवाद करेंगे और इसी प्रकार से वहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम तुषार सैनी से मुलाकात की। विधायक ने एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच कराने और मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की है। कापड़ी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज कर उनके वोट मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने करीब 1000 ऑफलाइन आपत्तियां आने पर भी सवाल उठाए। विधायक ने कहा कि कई मतदाताओं को उनके नाम पर दर्ज आपत्तियों की जानकारी तक नहीं है। में हमारे द्वारा आपत्तियां, क्योंकि अभी आपत्ति लेने का समय है तो आपत्तियां ली जा रही हैं, जो कि माननीय विधायक जी द्वारा कहना है कि इसमें गलत तरीके से कुछ लोगों का यहाँ पे हमारे सामने भी आए कि उन्होंने आपत्ति नहीं लगाई है, उनके नाम से आपत्ति लगी हुई है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि अभी जो है, क्योंकि यहाँ से नोटिस जनरेट हुए हुए हैं, हम सभी फॉर्म की गहनता से जांच कर रहे हैं। जांच में जो फॉर्म सही पाए जाएंगे उन्हीं के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, सरकार एसआईआर में भ्रष्टाचार लेकर जो हिंदुस्तान के व्यक्ति का मूल अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उसको खत्म कर रही है, उसको काट रही है। देखिए, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर फॉर्म 7 किसी ने लगाना है तो ऑनलाइन फॉर्म 7 लगाता है, वो फॉर्म 10 में जनरेट हो जाता है और सेम डे 12 बजे बाद वो पता चल जाता है। तो पहले इन्होंने ऑनलाइन आपत्ति लगाई
ऑनलाइन आपत्तियां हम लगातार रिकॉर्ड करते रहे, और जो लोग लगा रहे थे उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा जी हमने तो लगाई नहीं है आपत्ति, और आपत्ति लगाने का एक व्यक्ति का अधिकार है। BLA 2 है तो घोषणाओं के साथ 10 लगा सकता है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि 8 अगस्त को हल्द्वानी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने पुलिस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अराजक तत्व बताए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई। देखिए, भाजपा सरकार काफी समय से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती आई है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। 4 अगस्त को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हल्द्वानी के एक कार्यक्रम में आए, वहां पे भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी पुलिस विभाग का इस्तेमाल करते हुए कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, जो अराजक तत्व बता रहे हैं उनको, वो बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा किया, उतना कम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।